Hello guys, welcome back to my channel. In this video we will see the glycine metabolism. अब ग्लाइसिन हमारे पास हमारा एक अमाइनो एसिड है और अब हम इसकी सबसे पहले डिटेल्स देखेंगे, फिर हम इसकी सिंथेसिस, फिर इसकी डिग्रेडेशन, फिर इसके फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस होगी और हम इसको कंप्राइज करने की कोशिश करेंगे ताकि इसको हम एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में ला दें ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो और रिविजन में ईजी हो। ठीक है, सो ग्लाइसिन मेटाबॉलिज्म जो होता है, अब ग्लाइसिन सबसे पहले क्या है, हमने जैसे बोला हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे कि ये हमारे पास एक नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है। उसके बाद ये हमारे पास एक ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड है और ये ग्लाइकोजेनिक है। ग्लाइकोजेनिक का क्या मतलब होगा कि ये ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे, वो हम आगे जब हम हमारे फंक्शंस देखेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, देन वी हैव कि हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट अबंडेंट हमारे पास अमाइनो एसिड है और ये कॉमनेस्ट अमाइनो एसिड है इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब उसके बाद क्या है कि ये हमारे पास नॉन पोलर है, उसके और ये हमारे पास बहुत स्मॉल होता है और इन दो रीजन्स की वजह से क्या होता है कि ये हमारे पास ऑलमोस्ट सारे प्रोटीन्स में पाया जाता है और प्रोटीन्स के इंटीरियर में पाया जाता है। ठीक है, सो इन द इंटीरियर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। देन वी हैव कि कोलेजन जो हमारे पास हमारी प्रोटीन है, ये जो हमारे पास हमारे ग्राउंड सब्सटेंस वगैरह में पाई जाती है, इसमें 30% हमारे पास हमारा ग्लाइसिन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी इसमें सिंथेसिस पे। अब देखिए मैंने इसका बेसिक स्केलेटन बना दिया है इसके सारे चार्ट का, अब हम इसको सिर्फ मॉडिफाई करते जाएंगे ताकि हमारे लिए इजी हो। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें है कि देखिए ये हमारे पास हमारा पड़ा है ग्लाइसिन। अब इसके हैं 3 वेज बेसिकली। ठीक है, बेसिकली हैं 4 लेकिन हम लोग जो मेन देखते हैं तो वो हमारे पास 3 है। सबसे पहला है सीरीन से। ठीक है, अब सीरीन हमारे पास ग्लाइसिन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, यहाँ पे देखें हमारे पास एंजाइम जो होगा वो होगा सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, मतलब क्या होगा इससे, अच्छा नेम से एंजाइम को समझने की कोशिश करें कि इस रिएक्शन में होगा क्या। हाइड्रोक्सी मतलब कि OH ट्रांसफर होगा, उसके बाद मिथाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप और मिथाइल यहाँ पे ट्रांसफर होगा फ्रॉम द सीरीन और इसे ट्रांसफर होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ग्लिसरीन। ठीक है, तो अब ये जाहिर सी बात है ये दो ग्रुप कौन कोई एक्सेप्ट तो करेगा। अब यहाँ पे जो एक्सेप्टर होगा बेसिकली वो हमारे पास होगा हमारा THF। ठीक है, THF हमारे पास हमें पता है टेट्रा हाइड्रोफोलेट, जो हमारे पास हमारा विटामिन B12 का एक फॉर्म। तो अब यहाँ भी ये होगा, सॉरी टेट्रा हाइड्रोफोलेट B9 का है फॉर्म, मैंने गलती से B12 बोल दिया। देन वी हैव के हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज थ्रियोनाइन से हमारे पास कन्वर्ट होगा, थ्रियोनाइन कन्वर्ट होगा इनटू द ग्लाइसिन और यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम होगा वो होगा अल्डोलेज। ठीक है, देन द थर्ड वी हैव द कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये हमारे पास ग्लिसरीन में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम होगा वो होगा ग्लिसरीन सिंथेज। अब इसकी एक पेक्यूलरिटी है, ऐसे जो ग्लिसरीन सिंथेज है ना, वो हमारे पास हमारा एक कॉम्प्लेक्स जो है ना हमारे पास हमारा एंजाइम है और ये जो होता है यहाँ पे हमारे पास ATP भी यूज़ होती है, बिकॉज सिंथेज से सिंथेसिस हो रही है तो जाहिर सी बात है ATP यूज़ होगी। और इसमें एक और जो चीज़ होती है ये भी हमारे पास हमारा डिपेंडेंट होता है ऑन द THF। ठीक है, तो THF पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन THF की भी कौन सी फॉर्म पे, जो हमारे पास 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में जो इन्वॉल्व होती है ना उसमें होता है। ठीक है, तो 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में हमारे पास कौन सी होती है N510 फॉर्माइल, जो हमारे पास THF होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वो हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व होती है और वो हमारे पास इस कन्वर्जन में मतलब ट्रांसफ़र होती है और या फिर जो है ना कन्वर्ट होती है इनटू द THF। ठीक है, तो यहाँ पे जो कन्वर्जन होगी वो होगी N510 मिथाइल THF। कौन सी फॉर्म में होगा, THF में कन्वर्ट होगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हमारी एनर्जी यूज़ होती है और यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे जो होगा NADPH कन्वर्ट होगा इनटू द NAD। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि यहाँ पे भी क्या यूज़ होगा, हमारे पास हमारा THF यूज़ होगा और सेम यही जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है यही यहाँ पे भी लिखेंगे। कन्वर्ट हो रहा है इनटू द THF। ठीक है, देन हमारे पास इसमें हमारी ये हो गई हमारी इसकी सिंथेसिस। अब हम आते हैं इसकी डिग्रेडेशन पे। अब इसकी डिग्रेडेशन का क्या सीन होता है कि देखें हमारे पास इसमें 2 रिएक्शंस हैं जो हमारे पास इसमें रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन है मतलब कि ग्लिसरीन टूटेगा तो सीरीन बनेगा। सबसे पहली इसकी डिग्रेडेशन, ग्लिसरीन टूटेगा सीरीन बनेगा, तो ये हो गया
एक रिवर्सिबल रिएक्शन, सेम एंजाइम होगा, बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शंस में एंजाइम सेम होता है। याद रखिएगा, हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर वो एक राइट डायरेक्शन में, अगर जो है ना राइट हैंड डायरेक्शन में अगर वो हमारे पास एक एंजाइम यूज़ हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में भी वही एंजाइम यूज़ होगा। भले प्रोडक्ट और जो है ना हमारे पास जो रिएक्शन है वो उल्टा हो रहा होगा, फिर भी हमारे पास जो एंजाइम रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए हमारे पास जो एंजाइम है वो सेम रहेगा। और हमारे पास इसमें क्या होगा कि ग्लिसरीन टूट के बनाएगा सीरीन, और यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास पहले जब सीरीन इसमें कन्वर्ट हो रहा था तो हमारे पास N510 मिथाइलिन जो था वो हमारे पास THF में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन अब THF N510 मिथाइलिन कन्वर्ट होगा, बस ये फर्क आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। अब और दूसरा जो रिएक्शन है हमारे पास जो रिवर्सिबल है वो है ग्लिसरीन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3। तो ग्लिसरीन जब टूटेगा तो हमारे पास क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 देगा। सिंथेसिस हो गई, डिग्रेडेशन हो गई। अब आते हैं इसके फंक्शंस पे। फंक्शंस को देखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सीरीन की जो हमारे पास जब ब्रेकेज होती है तो क्या होता है। सीरीन जब ब्रेकेज होती है इसके दो फेट्स हैं, या तो ये कन्वर्ट होगा इनटू द पायरुवेट। जब पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो हमें पता है हमारी सारी जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो साइकिल चलेगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल चलेगी तो हमारे पास ये कन्वर्ट होगा इनटू द ग्लूकोज। तो हमारे पास देखें, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये ग्लाइकोजेनिक है अमाइनो एसिड है, तो ये देखें यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, यहाँ पे होगा सीरीन डिहाइड्रेटेज। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला फंक्शन इसका। देन सीरीन का दूसरा फेट होता है कि ये इथेनॉल अमाइन में कन्वर्ट हो, और इथेनॉल अमाइन हमारे पास कोलिन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, जब सीरीन इथेनॉल अमाइन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होती है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और जब इथेनॉल अमाइन इसमें कन्वर्ट होगा कोलिन में तो क्या होगा, हमारे पास होगी ट्राइमिथाइलेशन। इसको याद करने का आप एक सिंपल फॉर्मूला याद कर लें, SEC, SEC, SEC। और यहाँ पे इसके जो हमारे पास क्या नाम है रिएक्शन है उसको याद करने के लिए याद कर लें DM। DM का क्या होगा कि डीकार्बोक्सिलेशन और मिथाइलेशन। मिथाइलेशन भी कितनी बार, 3 बार मिथाइलेशन होगी। उसके बाद दूसरा इथेनॉल अमाइन का फेट क्या होता है कि वो कन्वर्ट होता है हमारे ग्लाइकोकोलेट में, और ये ग्लाइकोकोलेट हमारे पास जाहिर सी बात है यहाँ पे ट्राई मिथाइलेशन हो रही है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे डी अमाइनेशन होगी, मतलब NH3 ग्रुप रिमूव होगा तो ग्लाइकोकोलेट बनेगा। ग्लाइकोकोलेट हमारे पास ग्लाइको ऑक्सिलेट में कन्वर्ट होता है, जिसके फर्दर 3 फेट्स होते हैं। ग्लाइको ऑक्सिलेट जो होता है वो हमारे पास ऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो सकता है, जो ऑक्सिलेट हमारे पास हमारे यूरिन में पास आउट हो जाता है, और दूसरा फॉर्मेट में कन्वर्ट हो सकता है जो हमारे पास हमारे 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में जाके हमारा N5 फॉर्माइल THF बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कि ग्लिसरीन का सबसे पहला काम ग्लूकोज बनाना, दूसरा काम हमारे पास ऑक्सिलेट बनाना, तीसरा काम फॉर्मेट बनाना। ठीक है, उसके बाद चौथा काम है इसका कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के साथ जाके जब मिलता है तो क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द हाइप्यूरिक एसिड में, और ये डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है इसकी। तो ये सब इसका है, ये इसका चौथा काम। उसके बाद पांचवा काम ये है कि हमारे पास हमें पता है ग्लूटाथायोन, ये हमारे पास हमारा क्या है, एक जैसे हमारे पास कैटलेज एंजाइम होता है वो हमारे पास क्या काम करवाता है, हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन का काम करवाता है। सेम इसका भी यही काम होता है, ग्लूटाथायोन का रिडक्टेज वाला काम होता है जो हमारे पास हमारे RBC को रिडक्शन से प्रिवेंट करता है, और अगर रिडक्शन हो जाती है इसकी तो क्या होता है कि हमारे पास हमारे जो RBC की मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है। तो इसको हम लोगों को ये बनाने के लिए जो है ना ग्लिसरीन चाहिए होता है। बेसिकली जो ग्लूटाथायोन है ना इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास गामा ग्लूटामाइल सिस्टीन और फिर ग्लाइसिन। तो इसमें हमारे पास 3 अमाइनो एसिड होते हैं, एक होता है ग्लूटामाइन, दूसरा होता है सिस्टीन, तीसरा होता है ग्लाइसिन। ग्लूटामाइन और सिस्टीन मिलते हैं, उसके बाद तीसरा जो इसमें आके मिलता है वो होता है ग्लिसरीन, और एक कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लूटाथायोन। ठीक है, तो ये इसका हो गया 5वां फंक्शन। छठा फंक्शन इसका क्या है कि हमें पता है हमारे ग्लिसरीन और सुइसिनाइल कोएंजाइम में जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, गामो अमाइनो लेवुलिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी ग्लिसरीन काम कर रहा है, और ये इसका और ये जो होता है हमारे पास आगे जाता है इनटू द हीम फॉर्मेशन, तो ये हीम बनाने में भी काम करता है। उसके बाद एक हमें जो याद रखना है कि हमारे पास जो हमारा प्यूरिन्स होते हैं, तो ये प्यूरिन्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे इन द न्यूक्लियोटाइड वाले चैप्टर में। तो इसका जो 4th और जो हमारे पास इसका 5th कार्बन होता है, ठीक है, इसका जो 4th और 5th कार्बन होता है ऑफ द प्यूरिन रिंग, तो वो हमारे पास प्रोवाइड कौन करता है, हमारा ग्लिसरीन। और जो हमारे पास हमारे 7th कार्बन पे जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन होता है वो भी कौन प्रोवाइड करता है, जो है ना ग्लिसरीन। तो ये भी हमारे पास इसका फंक्शन हो गया, ये हो गया इसका 7th फंक्शन। आते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज़ कि हमारे पास जो हमारे प्राइमरी जो बाइल एसिड्स बनते हैं, हमें पता है कोलेस्ट्रॉल से हमारे पास प्राइमरी बाइल एसिड्स बनते हैं, तो वो 2 तरह के होते हैं। वो होते हैं या तो ग्लाइकोकॉलिक होते हैं, या फिर हमारे पास ग्लाइकोकॉन्योडोलिक एसिड होते हैं, या फिर होते हैं टॉरिक। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हमारे पास कॉलिक एसिड और जो हमारे पास हमारा
डीऑक्सैलिक एसिड जो होता है, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें आपकी मर्जी है, उसके साथ जब भी हमारे पास हमारा ग्लिसरीन और टॉरिन बनते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, बाइल एसिड्स बनते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी क्या यूज़ होते हैं, ग्लिसरीन या फिर टॉरिन। तो ग्लिसरीन का यहाँ पे भी फंक्शन होता है, ये हो गया इसका 8th फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पे, दैट इज द क्रिटाइन फॉर्मेशन। क्रिटाइन फॉर्मेशन आप लोग इस फिगर से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए हमारे पास आर्जिनाइन है, जो आर्जिनाइन है बेसिकली ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, यूरिया साइकिल से आ रहा है। बेसिकली क्या होता है कि ऑर्निथाइन जो होता है वो हमारे पास यूरिया साइकिल में जाता है और हमारे पास आर्जिनाइन बनता है। इसके लिए आप यूरिया साइकिल को देखें और समझें। अब आर्जिनाइन का क्या काम होता है कि आर्जिनाइन से हमारे पास क्या निकलता है, आर्जिनाइन हमारे पास डोनेट करता है अपना ग्रुप, और जो है ना कौन सा ग्रुप करता है कि हमारे पास जो आर्जिनाइन होता है ना, ये अपना एक जो होता है ग्वानिडो ग्रुप होता है ना, वो अपना डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है, ग्लिसरीन को डोनेट करता है, और ग्लिसरीन उस ग्रुप के साथ मिलकर क्या बनाता है, ग्वानिडो एसीटेट। ये ग्वानिडो ग्रुप कहाँ से आया, इस आर्जिनिन ने दिया है। ठीक है, ये वाला ग्रुप ये पड़ा हुआ है इस स्ट्रक्चर में, आप देख सकते हैं ये वाला ग्रुप इसने डोनेट किया है, और ये ग्लिसरीन के साथ बन के ग्वानिडो एसीटेट बन गया, जिसको हम लोग ग्लाइकोसामाइन भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो होता है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एंजाइम कौन सा होता है, देखें आर्जिनिन और ग्लिसरीन। ठीक है, ये दोनों सब्सट्रेट का नाम लिख दिए, उसके बाद ट्रांसअमाइनेडेज। ठीक है, ये सिंपल हो गया। देन हमारे पास क्या होता है कि ग्वानिडो एसीटेट जो होता है, यहाँ पे हमारे पास एक मिथ्योनाइन का जो हमारे पास एक्टिव फॉर्म होती है, दैट इज एस एडिनोसाइल मिथ्योनाइन होता है। फिर वो हमारे पास मिथाइल ग्रुप डोनेट करता है। मिथाइल ग्रुप डोनेट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द होमोसिस्टीन। ठीक है, तो ये मिथाइल ग्रुप जब इसके साथ मिलता है, देखिए यहाँ पे कौन सा होगा, देखिए ग्वानिडो एसीटेट, मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो मिथाइल ट्रांसफरेज, बिकॉज मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, तो मिथाइल ट्रांसफरेज। अब उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द क्रिटीन। अब क्रिटीन जो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने पढ़ा, ग्वानिडो एसीटेट की जो फॉर्मेशन थी वो हमारे पास किडनी में होती है, जबकि जो हमारे पास क्रिटीन की फॉर्मेशन होती है वो लिवर में होती है। ठीक है, उसके बाद अब क्रिटीन का फेट्स क्या होते हैं कि या तो ये जाके एटीपी लेगा, एटीपी से फॉस्फेट लेगा और क्रिटाइन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस फॉर्म में ये क्या करेगा, स्टोर हो जाएगा इनटू द मसल्स, हमारे पास मसल्स में पाया जाता है और यूज़ होगा। या फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द, इसकी वाटर लॉस करेगा, वाटर लॉस करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा क्रिएटिनाइन में, और क्रिएटिनाइन हमारे पास यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। अब हमारे पास जो इसकी एक्सक्रीशन होती है ना, ये हमारे पास हमारा एक समझे मार्कर के तौर पे यूज़ होता है टू फाइंड आउट द किडनी फंक्शन। ठीक है, जितनी हमारे पास अगर हमारे पास किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास क्रिएटिनिन एक्सक्रीट नहीं होगा, बिकॉज क्रिएटिनिन बनेगा ही नहीं, क्रिएटाइन नहीं बनेगा तो क्रिएटिनिन एक्सक्रीट नहीं होगा, यही सीन होता है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है टू असेस द किडनी फंक्शन, सीरम का क्रिएटिनिन लेवल। उसके बाद हमारे पास दूसरी बात ये होती है कि जितना हमारे पास हमारा क्रिएटिनिन फॉस्फेट स्टोर्ड होगा ना मसल में, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द लेवल ऑफ क्रिएटिनिन एक्सक्रीटेड। ठीक है, क्रिएटिन फॉस्फेट का लेवल जो हमारे पास मसल्स में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्रिएटिनिन लेवल एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। तो हमारे पास हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास कितना हमारे पास हमारा जो एनर्जी है या मसल्स की एनर्जी है, एनर्जी फॉर्म है बेसिकली क्रिएटिनिन फॉस्फेट, तो वो हमारे पास कितना पड़ा हुआ है इन द मसल्स। ठीक है, आते हैं इसके कुछ हमारे पास डिफेक्ट्स में। सबसे पहला जो इसका डिफेक्ट है वो हमारे पास होगा हमारा ग्लाइसिनुरिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेम इसका, ग्लाइसिनुरिया। अब इसका नेम से आप इसका मतलब समझने की कोशिश करें। देखें, ग्लाइसिन इन द यूरिन पाया जा रहा है, मतलब क्या है, ग्लाइसिन का जो सीरम लेवल है वो बढ़ गया है। मैंने आपको बताया था कि किडनी फंक्शन असेस करता है कि कितना हमारे पास हमारा क्रिएटिनिन निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है ग्लिसरीन का फेट भी तो यही है ना कि हमारे पास क्रिएटिनिन वगैरह बनाता है। तो ये हमारे पास एक देख सकते हैं हम लोग इससे कि हमारे पास ग्लिसरीन कितना प्रेजेंट है। अगर हमारे पास हमारा ग्लिसरीन हमारा यूरिन में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, मतलब हमारे बॉडी में इसका सीरम कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि किडनी में कोई मसला है। ठीक है, मतलब किडनी इसकी एब्जॉर्प्शन सही नहीं कर रही, तो किसी किडनी की एब्जॉर्प्शन में मसला है, हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास हमारा ऑक्सीडेट, जाहिर सी बात है हमारे पास ग्लिसरीन ज़्यादा है तो ऑक्सीडेट ज़्यादा बनेगा, ऑक्सीडेट ज़्यादा बनेगा तो हमारे पास हमारे जो स्टोन्स होते हैं, हमें पता है हमारे स्टोन्स की जो किडनी स्टोन्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है ना रोल प्ले करता है इन द किडनी स्टोन फॉर्मेशन। तो ऑक्सीडेट बढ़ जाएगा तो इसलिए हमारे पास स्टोन्स हो जाएंगे, किडनी स्टोन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज़ होती है दैट इज़ प्राइमरी हाइपर ऑक्सिल्यूरिया। इसके नेम से क्लियर है कि देखिए हाइपर मतलब एक्सेस, ठीक है, ऑक्सिल्यूरिया मतलब कि ऑक्सिलेट। तो हमारे पास इसमें क्या होगा कि ऑक्सिलेट बढ़ जाएगा, ऑक्सिलेट बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सिलेट स्टोन्स बन जाएंगे इन द किडनी। और ये क्यों होता है कि ये हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास ग्लाइऑक्सिलेट जो होता है ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे हमारे पास ट्रांस अमाइनेज काम करता है, ट्रांस अमाइनेशन होती है और फिर ये इन दोनों की इंटर कन्वर्जन होती है। ठीक है, तो ग्लिसिन अगर ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो मतलब है कि ग्लिसिन ट्रांस अमाइनेज डिफेक्टिव है। ये डिफेक्टिव है तो मतलब है हमारे पास हमारा ऑक्सिलेट बढ़ जाएगा। ठीक है, ग्लाइऑक्सिमेट ग्लिसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। अब
अगर ग्लाइऑक्सिन जो ऑक्सलेट है अगर वो ग्लिसरीन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तो क्या होगा कि इसके पास एक ही फेट है, ये तो या तो ऑक्सलेट में कन्वर्ट हो या तो हमारे पास फॉर्मेट में कन्वर्ट हो। ठीक है, क्या होगा, इसमें भी इसकी कन्वर्जन बढ़ जाएगी, इसमें भी इसकी कन्वर्जन बढ़ जाएगी। जब ऑक्सलेट में इसकी कन्वर्जन बढ़ जाएगी तो हमारे पास हमारी बॉडी में क्या कॉज हो जाएगा, हाइपर ऑक्सील्यूरिया। ठीक है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, बस यही था। अच्छा, एक और बात जो मुझे इसमें बतानी थी वो ये थी कि हमारे पास जो हमारा ऑक्सलेट होता है वो हमारे पास जब यूरिन में बढ़ जाता है तो वो कभी कभी हमारे पास पीएलपी जो हमारे पास होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज हमें पता है कि जो हमारे पास जो भी हमारे पास ट्रांस अमाइनेज का जो प्रोसेस होता है वो डिपेंडेंट होता है ऑन द पीएलपी, मतलब कि विटामिन B6। अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है तो क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसअमाइनेशन काम नहीं करती और थस जो मैंने आपको बताया वही होता है, ग्लाइऑक्सिमेट हमारे पास ऑक्सलेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इन कंडीशंस में भी हमारे पास प्राइमरी हाइपर ऑक्सील्यूरिया होती है और इन कंडीशंस में हमारे पास हम लोग विटामिन B6 देते हैं पेशेंट्स को टू कॉम्बैट दैट डिजीज। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द ग्लिसरीन मेटाबॉलिज्म इन दी वन पेज। थैंक यू।